नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत में आरक्षण के कह सकते हैं पेचीदा और हमेशा बदलते माहौल पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो लगातार सुर्खियों में रहता है और हाल के कुछ घटनाक्रमों ने इसे फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन्हीं हालिया डेवलपमेंट्स पर रोशनी डालते हैं, खासकर दो अहम मुद्दों पर। हाँ, एक तो आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को लेकर जो बहस चल रही है, और दूसरा वो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के सामान्य सीटों पर चुने जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। अच्छा, ये दोनों मुद्दे सीधे तौर पर नौकरियों और शिक्षा में अवसरों को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इन्हीं दो पहलुओं की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये 50% सीमा का मामला आखिर है क्या, क्यों इस पर इतना विवाद है, और सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या नई व्यवस्था दी है। चलिए शुरू करते हैं पहले मुद्दे से। तेलंगाना वाला मामला उठाते हैं। हाँ, तेलंगाना का मामला इस 50% सीमा की बहस को समझने के लिए काफी अहम है। हुआ ये कि तेलंगाना सरकार ने अपने यहाँ स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाना चाहा। अच्छा, किस आधार पर? क्या उनके पास कोई आंकड़े थे इसके लिए? जी, सरकार ने एक सर्वेक्षण करवाया था। एक आयोग था, बसानी वेंकटेश्वर राव आयोग, उसका सर्वेक्षण। ओके। इस सर्वे में पाया गया कि राज्य की करीब 56% आबादी ओबीसी समुदाय से है। 56%? काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसी आंकड़े को आधार बनाकर सरकार ने स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को, जो पहले करीब 30-33% था, उसे बढ़ाकर 42% करने का प्रस्ताव रखा। 42% सिर्फ ओबीसी के लिए? तो फिर SC ST आरक्षण मिलाकर कुल कितना हो जाता है? यहीं पर मामला पेचीदा हो गया। SC और ST आरक्षण को मिलाकर ये प्रस्तावित 42% ओबीसी आरक्षण जोड़ने पर कुल आरक्षण करीब 67% तक पहुंच रहा था। 67%? जी, और यहीं पर टकराव हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की ऊपरी सीमा से। ये 50% की सीमा ये आई कहाँ से? क्या हमारे संविधान में लिखी हुई है ये? नहीं, ये सीमा संविधान में सीधे तौर पर नहीं लिखी है। ये 1992 के एक बहुत चर्चित केस से निकली है जी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। हाँ, मंडल केस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, मंडल केस। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये सीमा तय की थी। उनका तर्क था कि आरक्षण का मकसद समानता लाना है, न कि समानता के अधिकार को ही खत्म कर देना है। तो कोर्ट का मानना था कि 50% से ज्यादा आरक्षण वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन क्या ये सीमा बिल्कुल पत्थर की लकीर है? मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता? नहीं, कोर्ट ने उस फैसले में ही कहा था कि इसे सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही लांघा जा सकता है। अच्छा, असाधारण परिस्थिति। हाँ, अब ये असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। इसे साबित करना राज्यों के लिए आसान नहीं होता। इसके अलावा खासतौर पर स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के एक और केस में के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ, उसमें एक ट्रिपल टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया था। ट्रिपल टेस्ट ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा जटिल सा लग रहा है। हाँ, थोड़ी पेचीदा चीज है, पर इसके 3 हिस्से हैं, 3 शर्तें हैं जो राज्य सरकार को पूरी करनी होती हैं अगर वो स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण देना चाहती है। क्या शर्तें हैं वो? पहली शर्त, राज्य को उस समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए ठोस अनुभवजन्य आंकड़े, एम्पिरिकल डेटा जुटाने होंगे। सिर्फ अनुमान या पुरानी रिपोर्ट काफी नहीं। ठीक है। दूसरी शर्त, इन आंकड़ों से ये भी साबित करना होगा कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व वाकई अपर्याप्त है, अंडर रिप्रेजेंटेड नहीं है ठीक से। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, ये सुनिश्चित करना होगा कि कुल आरक्षण 50% की सीमा के अंदर रहे। अच्छा, वही 50% वाली सीमा? जी हाँ, उसी सीमा के अंदर रहना होगा, और इससे प्रशासन की दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो तेलंगाना ने अपने 67% वाले कदम को कैसे सही ठहराने की कोशिश की? उन्होंने इस ट्रिपल टेस्ट और 50% सीमा को कैसे देखा? देखिए, तेलंगाना सरकार का मुख्य तर्क उनकी बड़ी ओबीसी आबादी पर आधारित था, जो 56% वाली बात हमने की। उनका कहना था कि जब आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी है तो उन्हें सिर्फ 30-33% आरक्षण देना ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है। 42% आरक्षण देना जरूरी है। और वो असाधारण परिस्थिति वाली बात? हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि राज्य में इतनी बड़ी ओबीसी आबादी का होना ही अपने आप में ही एक असाधारण परिस्थिति है, और ये 50% सीमा को लांघने का पर्याप्त कारण देती है। और वो जो बसानी आयोग की रिपोर्ट थी उसे उन्होंने अपने एम्पेरिकल डेटा के तौर पर पेश की। और फिर कानूनी चुनौती मिली होगी। बिल्कुल। सरकार ने इस बढ़े हुए आरक्षण के आधार पर 2 सरकारी आदेश जारी किए।
इन आदेशों को तुरंत तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अच्छा। हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए कहा कि ये 50% सीमा का साफ उल्लंघन है और उन आदेशों पर रोक लगा दी, सीधा रोक दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया होगा फिर तो। हाँ, राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और रोक को बरकरार रखा। ओहो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो 50% की सीमा तय की है, उसे बदलने या उसकी दोबारा व्याख्या करने का अधिकार केवल उससे बड़ी संवैधानिक पीठ को ही है। अच्छा। उन्होंने तेलंगाना सरकार की वो असाधारण परिस्थिति वाली दलील को खारिज कर दिया। तो मतलब तेलंगाना में वो 67% आरक्षण लागू नहीं हो पाया। अब वहाँ क्या स्थिति है फिलहाल? फिलहाल तो लागू नहीं हो पाया है। राज्य विधानसभा ने एक कानून जरूर पारित किया है जिसमें ये बढ़ा हुआ आरक्षण शामिल है, लेकिन वो कानून अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, वो अटका हुआ है। हाँ, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं होता या सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी बेंच 50% सीमा पर दोबारा विचार नहीं करती, तब तक वहाँ पुराने आरक्षण अनुपात के हिसाब से ही स्थानीय चुनाव होंगे, मतलब 50% के अंदर ही। ये 50% सीमा का मुद्दा सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित नहीं लगता। आपने कहा कि आलोचक मानते हैं कि ये आज की सच्चाई से मेल नहीं खाती। हाँ, ये बहस कई राज्यों में चल रही है। आलोचकों का मुख्य बिंदु यही है कि भाई 1992 में जब ये सीमा तय हुई थी, तब शायद जमीनी हकीकत अलग थी। सही बात है। आज कई राज्यों में ओबीसी या अन्य आरक्षित वर्गों की कुल आबादी 50-60% या उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे में 50% की ऊपरी सीमा लगाना उनके अनुसार उन समुदायों को उनके हिस्से का प्रतिनिधित्व देने में रुकावट डालता है, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को बाधित करता है। और कौन से राज्य हैं जहां ये मुद्दा उठ रहा है? क्या और भी राज्य हैं? अरे बिल्कुल, तमिलनाडु का मामला तो सबसे अलग है। वहां तो 69% आरक्षण है। हालांकि वो 9वीं अनुसूची में तो कुछ हद तक न्यायिक समीक्षा से बचा है, पर वो भी विवाद से परे नहीं है। अच्छा। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा कई राज्य हैं जो इस 50% सीमा को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी कुछ जातियों या समुदायों की आबादी काफी ज्यादा है और वे अपने लिए ज्यादा आरक्षण चाहते हैं। और इस पूरी बहस में एक चीज जो मुझे लग रही है वो है विश्वसनीय आंकड़ों की कमी। ये एक बड़ी समस्या लगती है। बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि कृष्णमूर्ति मामले के ट्रिपल टेस्ट में भी कहा गया, पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित करने के लिए ठोस ताजा आंकड़े चाहिए। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आखिरी जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। बाप रे, बहुत पहले। हाँ, उसके बाद के विश्वसनीय सार्वजनिक डेटा की बहुत कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए बिहार ने हाल ही में अपना जाति सर्वेक्षण करवाया। वो तो काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल। और तेलंगाना ने भी अपने राज्य के लिए करवाया था। तो राज्य अब खुद आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे कोर्ट में अपनी आरक्षण नीतियों का बचाव कर सकें या उन्हें बढ़ा सकें। ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच के अधिकार क्षेत्र वाला मामला भी बन जाता है ना, कि राज्य अपनी सामाजिक नीतियां कैसे बनाएं और कोर्ट कहां तक दखल दे सकता है उसमें। निश्चित रूप से ये संघवाद मतलब फेडरलिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य सरकारें अपनी स्थानीय जरूरतों और सामाजिक हकीकतों के हिसाब से नीतियां बनाना चाहती हैं, खासकर सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियां। लेकिन दूसरी तरफ न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करती है और ये देखती है कि कोई भी नीति संवैधानिक सीमाओं जैसे समानता का अधिकार उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे। तो ये राज्य की इच्छा और न्यायिक नियंत्रण के बीच एक निरंतर संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हुई 50% सीमा की बात, जो कि एक बड़ा मतलब संरचनात्मक मुद्दा है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, जो व्यक्तिगत उम्मीदवारों के चयन से जुड़ा है। हाँ। सवाल ये है कि क्या SC, ST या OBC श्रेणी का कोई उम्मीदवार अगर वो ज्यादा नंबर लाता है तो क्या वो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा कर सकता है? ये भी काफी समय से एक उलझा हुआ सवाल रहा है। हाँ, ये सवाल भर्ती परीक्षाओं में अक्सर सामने आता है और इसे लेकर काफी भ्रम भी रहा है, खासकर तब जब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से भी ज्यादा अंक ले आते हैं। आमतौर पर प्रक्रिया क्या होती है? उम्मीदवार अपनी श्रेणी में आवेदन करते हैं और उन्हें कुछ रियायतें भी मिलती हैं, जैसे उम्र में छूट वगैरह। जी, जब कोई भर्ती निकलती है तो उम्मीदवार अपनी श्रेणी सामान्य यानी जनरल अनरिजर्व, OBC, SC, ST या अब EWS के तहत आवेदन करते हैं। और हाँ, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अक्सर कुछ लाभ मिलते हैं,
जैसे आवेदन शुल्क में छूट हो सकती है या सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी आयु सीमा में छूट। हाँ, वो एज रिलैक्सेशन। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार की कई नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा अगर मान लीजिए 27 या 30 साल है, तो ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। और पहले ये माना जाता था कि अगर कोई आरक्षित उम्मीदवार, मान लीजिए ओबीसी का, चाहे उसने आयु में छूट ली हो या ना ली हो, अगर वो सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आता है तो उसे सामान्य सीट मिल जाती थी। यही था ना? हाँ, काफी समय तक यही व्यवस्था या समझ प्रचलित थी। इसे माइग्रेशन या शिफ्टिंग कहा जाता था। माइग्रेशन, हाँ। यानी अगर आप अपनी मेरिट के दम पर सामान्य कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपको अनारक्षित या सामान्य सीट पर गिना जाएगा, भले ही आपने आवेदन आरक्षित श्रेणी में किया हो। इसका एक नतीजा ये भी होता था कि जब ज्यादा नंबर लाने वाले आरक्षित उम्मीदवार सामान्य सीटों पर चले जाते थे तो उनकी अपनी श्रेणी की कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाती थी। बिल्कुल सही, जिससे उस श्रेणी के उन उम्मीदवारों को फायदा होता था जिनके नंबर थोड़े कम थे। एकदम सही। इससे आरक्षित श्रेणियों के अंदर भी अवसर बढ़ जाते थे। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस व्यवस्था पर एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी डाली है, जिसने इस माइग्रेशन के नियम को काफी हद तक बदल दिया है। अच्छा, कौन सा फैसला है ये? ये मामला था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सजीव रॉय। सजीव रॉय मामला क्या था इसमें खास, बताइए जरा। ये मामला कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा था। एक ओबीसी उम्मीदवार ने परीक्षा दी। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके अंक आखिरी चुने गए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से भी ज्यादा थे। ओके, ज्यादा नंबर थे। हाँ, लेकिन उसे ना तो सामान्य श्रेणी में सीट मिली और ना ही ओबीसी श्रेणी में। शायद ओबीसी की सीटें कम थीं या कट ऑफ ज्यादा रहा हो, जो भी वजह रही हो। तो उसने क्या किया? कोर्ट गया होगा जरूर। हाँ बिल्कुल। उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसका दावा था कि भाई, जब मेरे नंबर सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो मुझे मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की सीट मिलनी चाहिए, चाहे मैंने ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया हो। और हाईकोर्ट ने क्या कहा, मान ली उसके बाद? हाईकोर्ट ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मेरिट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ पार करता है तो उसे सामान्य सीट पर माइग्रेट करने का अधिकार है, और ये उस समय की जो स्थापित न्यायिक समझ थी उसके हिसाब से ही था। लेकिन लगता है कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग कहा, यहीं पे ट्विस्ट आया। हाँ, यहीं पर मामला पलट गया। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि उस ओबीसी उम्मीदवार को सामान्य सीट पर माइग्रेट करने का अधिकार नहीं है। ये तो चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? उनका तर्क क्या था इसके पीछे? ये समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुख्य आधार दिए। पहला, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवार ने आवेदन करते समय आरक्षित श्रेणी को मिलने वाले लाभ, जैसे कि आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन, उसका फायदा उठाया था। अच्छा, छूट ली थी उसने? हाँ, कोर्ट का तर्क था कि जब आपने शुरुआत में ही एक रियायत ले ली, जैसे ज्यादा उम्र होने के बावजूद फॉर्म भरने की छूट, तो आप मुकाबले की शुरुआत ही सामान्य उम्मीदवारों के बराबर की जमीन से नहीं कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। बिल्कुल। इसलिए बाद में सिर्फ ज्यादा नंबर ले आने से आप सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन सामान्य उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्हें वो शुरुआती रियायत नहीं मिली थी। मतलब अगर आपने कोई भी छूट ली तो आप सामान्य सीट की दौड़ से बाहर हो गए, भले ही नंबर कितने भी ज्यादा हो। लगभग यही। लेकिन इसमें एक और शायद सबसे महत्वपूर्ण पेच है। ये सीधा सीधा नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब कुछ निर्भर करता है भर्ती की अधिसूचना पर, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ओहो, नोटिफिकेशन पर। हाँ, ये दूसरा और निर्णायक तर्क था। कोर्ट ने कहा कि अगर भर्ती विज्ञापन में साफ साफ लिखा है, अच्छा, स्पष्ट रूप से, हाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो उम्मीदवार किसी भी तरह की छूट, जैसे आयु या परीक्षा देने के प्रयास या शुल्क में छूट का लाभ लेंगे, उन्हें सिर्फ उनकी अपनी आरक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा और वे सामान्य यानी अनारक्षित सीटों पर माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये नियम ही मान्य होगा। ओहो, तो मतलब सारा खेल अब नोटिफिकेशन की भाषा का हो गया कि विज्ञापन में क्या लिखा है। बिल्कुल, ये इस फैसले का सबसे अहम पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कहा कि ये कोई ऑटोमेटिक नियम नहीं है कि छूट लेने वाला माइग्रेट नहीं कर सकता। नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भर्ती निकालने वाली संस्था, जैसे SSC, UPSC, बैंक या कोई राज्य आयोग, वो अपने विज्ञापन में क्या शर्तें लिखती है। तो अगर विज्ञापन में माइग्रेशन पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है, तब क्या? तो फिर शायद पुरानी व्यवस्था लागू हो सकती है,
मतलब मेरिट पर माइग्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर विज्ञापन में स्पष्ट रूप से मना किया गया है, जैसा कि शायद उस सजीव रॉय वाले एसएससी मामले में था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार माइग्रेशन की इजाजत नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार ने फॉर्म भरते समय उन शर्तों को पढ़कर ही आवेदन किया था और उसने आयु छूट का लाभ भी लिया था। तो वो बाद में ये दावा नहीं कर सकता कि उसे सामान्य सीट चाहिए, भले ही उसके अंक सामान्य कट ऑफ से कितने भी ज्यादा हों। कि अब भर्ती निकालने वाली संस्थाओं के हाथ में काफी ताकत आ गई है। वो चाहे तो नोटिफिकेशन में बस एक लाइन जोड़कर मेरिट के आधार पर होने वाले माइग्रेशन को रोक सकती है। हाँ, ये इस फैसले का एक बड़ा प्रभाव है। अब ये भर्ती निकायों पर, मतलब रिक्रूटमेंट बॉडीज पर निर्भर करेगा कि वे अपनी अधिसूचनाओं में क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें अलग अलग भर्तियों में अलग अलग नियम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी भर्ती में माइग्रेशन की अनुमति हो, शायद अगर छूट न ली हो या नोटिफिकेशन चुप हो, और किसी दूसरी भर्ती में साफ मनाही हो। इसका असर उम्मीदवारों पर कैसे पड़ेगा? सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये अच्छा है या बुरा माना जाए? देखिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के नजरिए से देखें तो शायद उन्हें थोड़ी कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, है ना। वो उच्च स्कोरिंग आरक्षित उम्मीदवार जिन्होंने आयु छूट जैसे लाभ लिए हैं, अब सामान्य सीटों के लिए उनके प्रतियोगी नहीं होंगे अगर नोटिफिकेशन रोकता है तो। और आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों के लिए, जिनके नंबर अच्छे हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। अगर किसी आरक्षित उम्मीदवार ने, मान लीजिए, आयु छूट ली है और उसके अंक बहुत अच्छे हैं, तो भी उसे सामान्य सीट नहीं मिल पाएगी अगर नोटिफिकेशन रोकता है। उसे अपनी ही आरक्षित श्रेणी की सीट के लिए मुकाबला करना होगा। अच्छा, इससे ये भी हो सकता है कि आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाए, क्योंकि ज्यादा नंबर वाले उम्मीदवार अब उसी श्रेणी में रहेंगे। और उन आरक्षित उम्मीदवारों का क्या, जो कोई छूट नहीं लेते? हाँ, उन पर शायद कोई असर ना पड़े। जो कोई छूट नहीं लेते और सामान्य कट ऑफ पार करते हैं, वे शायद अभी भी सामान्य सीट पर जा सके, बशर्ते नोटिफिकेशन उन्हें भी ना रोके। मतलब सब कुछ नोटिफिकेशन पर आ गया है। तो ये फैसला काफी बारीक है और इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नियम कैसे लिखे जाते हैं भर्ती के। सही कहा, ये फैसला मेरिट की परिभाषा को भी एक तरह से थोड़ा बदलता है। पहले मेरिट शायद सिर्फ अंकों पर आधारित थी, अब ये इस पर भी निर्भर करती है कि आपने प्रक्रिया की शुरुआत में कौन सी शर्तें मानी और कौन से लाभ लिए। तो आज हमने दो बड़े मुद्दों पर बात की। पहला, राज्यों की बढ़ती आबादी और सामाजिक न्याय की दलीलों का टकराव न्यायपालिका द्वारा तय 50% आरक्षण सीमा से। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने आरक्षित और सामान्य श्रेणियों के बीच माइग्रेशन के नियम को बदल दिया है और इसे काफी हद तक भर्ती अधिसूचना की भाषा और उम्मीदवारों द्वारा लिए गए लाभों पर निर्भर बना दिया है। इन दोनों मुद्दों को अगर जोड़कर देखें तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है आरक्षण को लेकर? देखिए, दोनों ही मामले ये दिखाते हैं कि भारत में आरक्षण नीति कितनी गतिशील और जटिल है। ये कोई स्थिर या सुलझा हुआ मुद्दा नहीं है। ये लगातार कानूनी व्याख्याओं और सामाजिक राजनीतिक बहसों से विकसित हो रहा है। सही बात है। एक तरफ प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की कोशिश है, दूसरी तरफ समानता, योग्यता यानी मेरिट और प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांत हैं। और इन सब के बीच हैं कानूनी सीमाएं, जैसे वो 50% कैप, और प्रक्रियात्मक नियम, जैसे ये माइग्रेशन वाली नियम। और दोनों ही मामलों में हमने देखा कि डेटा, जैसे वो जाति सर्वेक्षण, और विशिष्ट नियम जैसे भर्ती अधिसूचना, ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नतीजे काफी हद तक इन्हीं पर टिके हुए हैं। बिल्कुल। आपके पास अपने दावे को सही ठहराने के लिए क्या सबूत हैं, यानी डेटा, और खेल के नियम क्या हैं, यानी अधिसूचना। ये दो चीजें अब बहुत मायने रखती हैं। ये पूरी बहस असल में उन बुनियादी सिद्धांतों के बीच सही संतुलन खोजने की एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। कौन से सिद्धांत? वही, सामाजिक न्याय कैसे हो, अवसर की समानता का क्या मतलब है, योग्यता को कैसे मापा जाए, और ये सब करते हुए व्यवस्था भी ठीक से चलती रहे, मतलब प्रशासनिक दक्षता बनी रहे। तो संक्षेप में कहें तो आरक्षण की सीमाएं हों या उम्मीदवारों के चयन के तरीके, ये दोनों ही मुद्दे अभी बहस और न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं और शायद आगे भी रहेंगे, ऐसा लगता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। इन कानूनी दबावों को देखते हुए, जैसे 50% सीमा है, माइग्रेशन के नए नियम हैं, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, बदलती जनसंख्या, सामाजिक आकांक्षाएं, इन सबको देखते हुए आने वाले समय में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में योग्यता यानी मेरिट और समानता यानी इक्वालिटी की परिभाषा और उनके अमल का तरीका कैसे बदल सकता है?
क्या हमें इन शब्दों को नए सिरे से समझने की जरूरत पड़ेगी? या इसे एक और नजरिए से देखें तो हमने देखा कि न्यायपालिका सीमाएं तय करने में जैसे 50% कैप और नियमों की व्याख्या करने में जैसे माइग्रेशन रूल कितनी अहम भूमिका निभा रही है। तो ये सामाजिक नीति बनाने में विधायिका यानी संसद या विधानसभा, कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी अदालत, इनके बीच शक्ति के संतुलन के बारे में हमें क्या बताता है? कौन तय करेगा कि न्याय या समानता का अंतिम मतलब क्या है? ये गहरे सवाल हैं जिन पर लगातार विचार विमर्श की जरूरत है। यकीनन। आज की चर्चा यहीं समाप्त।